हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8 जनवरी 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि सारे करंट अफेयर जो है वो आप तक पहुँच सकें। तो स्टार्ट करते हैं 8 जनवरी 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में, हु हैज वन द स्कॉच अवार्ड 2021, सिल्वर मेडल भी कह सकते हैं इसको, गवर्नेंस कैटेगरी के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड आपको यहां से क्लियर हो रहा है, स्कॉच अवार्ड, सिल्वर मेडल, गवर्नेंस कैटेगरी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन जीती है वो है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और एफसीएल जो है उसने स्कॉच अवार्ड जीता है। क्यों जीता है? उन्होंने जो बच्चों के अगेंस्ट क्राइम होता है किसी भी तरह का, उसको रोकने में सहायता की है। उसके खिलाफ जो है वो उन्होंने, आप कह सकते हो, एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये इस काम के लिए मिला है क्योंकि उन्होंने क्राइम और जो वायलेंस बच्चों के खिलाफ हुई है उसको रोकने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। और इस पूरी जो स्कॉच अवार्ड का जो थीम था वो क्या था, स्टेट ऑफ गवर्नेंस, इसीलिए गवर्नेंस कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड जो है वो दिया गया। और ये 78th टाइम जो है वो स्कॉच सबमिट हुई है, जो कि इस थीम के ऊपर जो है वो इस बार निर्धारित की गई। लेकिन आपने याद रखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह का आप कह सकते हो साइंटिफिक डिपार्टमेंट है जो क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस करता है। जो भी लाइक बच्चों से रिलेटेड केस होंगे, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम और वायलेंस हो बच्चों के खिलाफ, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे सेक्सुअल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, किसी भी तरह से बच्चे पीड़ित हैं तो उनकी एग्जामिनेशन जो है बेसिकली कौन करता है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी करती है, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो स्कॉच लिटरेचर अवार्ड भी दिए गए हैं। लिटरेचर अवार्ड के अंदर 4 बुक्स हैं दोस्तों, जो आपने सिंपली जो है वो पढ़ लेनी है एक बार। लेकिन इसमें बताऊंगा 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुक का नाम है इंस्टीट्यूशनल चेंज एंड पावर असिमेट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ रूरल इंडिया। तो आपने यहाँ पे याद क्या रखना है कि ये बुक जो है वो किसने लिखी है, एक बार इसको पढ़ जरूर ले। किस बुक को लिखा है? अमर पटनायक ने। किसने लिखा है? अमर पटनायक ने। अमर पटनायक जो है वो कौन है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कहाँ से? राज्यसभा से। इन्होंने इस बुक को लिखा है, इसलिए हम इसको जो है वो ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स। तो ये बुक जो है बहुत ही फेमस कांग्रेस लीडर जिनका नाम है मनीष तिवारी, मनीष तिवारी, उन्होंने लिखी है। और आजकल ये कहाँ के मेंबर हैं? लोकसभा के मेंबर भी हैं। नेक्स्ट है पेंडेमोनियम, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ये मतलब बैंकिंग सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है। और जो आप कह सकते हो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीनियर एडवाइजर हैं तामल बंदोपाध्याय जी, उन्होंने इस बुक को लिखा है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ऑथर्स हैं, तामल बंदोपाध्याय और मनीष तिवारी, खासतौर से आपने याद रखना है। नेक्स्ट है राइजिंग टू द चाइना चैलेंज, विनिंग थ्रू स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड फ्लेक्सिबल पॉलिसीज। तो ये चाइना के ऊपर किस तरह से हम जीत हासिल कर सकते हैं उसके ऊपर है। लेकिन ये एक बंदे ने बुक नहीं लिखी, तो बहुत है इसके अंदर, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं कि पूना इंटरनेशनल सेंटर के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसको लिखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये 2 बुक्स, 1 नंबर और 2 नंबर, ये दोनों जो है वो आपने ज़रूर याद रखनी ही रखनी है। लेकिन बाकी जो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे हो, इन्होंने भी रिसेंटली कोई ना कोई अवार्ड जीता है। जैसे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इन्होंने रिसेंटली जो है वो दोस्तों गोल्ड अवार्ड जीता है। किसके अंदर? इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के अंदर, गोल्ड अवार्ड इन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, इन्होंने रिसेंटली एक यूनेस्को का अवार्ड जीता है। और उस यूनेस्को के अवार्ड का जो नाम है वो क्या है? वो है सेजोंग, किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021। याद रखना है, सेजोंग याद रहेगा, यूनेस्को किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021। नेक्स्ट प्रथम एनजीओ है, इस एनजीओ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज जिसका नाम है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, याद रखोगे। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो 2021 का इस ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है। और इन्होंने बच्चों के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए खास करके इंडिया में जो है बहुत बड़ा योगदान निभाया है। तो ये तीनों के तीनों अवार्ड फोरेंसिक साइंस लैब के बिना भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीज़ें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसको अपॉइंट किया गया नया सेक्रेटरी जनरल शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चाइना से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है इनका? जहांग मिंग। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। चाइना के बहुत फेमस डिप्लोमेट और सीनियर डिप्लोमेट है, जिनको एक चार्ज दिया गया है सीनियर सेक्रेटरी जनरल का, या सेक्रेटरी जनरल भी आप कह सकते हैं। और इनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया? 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इससे पहले कौन थे? व्लादिमीर नोरोव थे। आपको पूछा जा सकता है फॉर्मर कौन थे व्लादिमीर नोरोव, कहाँ से बिलोंग करते थे? व्लादिमीर नोरोव जो है वो उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते थे, याद रखना है, कहाँ से? उज्बेकिस्तान से। और आपने याद रखना है कि 2021 की जो चेयरमैनशिप थी
वो बेसिकली किसके पास थी, वो तजिकिस्तान के पास थी, क्योंकि अभी रिसेंटली जो 2021 की मीटिंग हुई है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया, तजिकिस्तान ने हुई है। कहाँ पे हुई है, दुशानबे में इस मीटिंग को किया गया, और ये 21st समिट थी जो एससीओ की हेड ऑफ स्टेट की हुई है, और ये कहाँ पे हुई है, दुशानबे तजिकिस्तान के अंदर। तो इसमें इंडिया का क्या रोल है एससीओ के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप जहांग मिंग का जो है वो चेहरा देख सकते हो, जो कि चाइना के सीनियर डिप्लोमेट है और सेक्रेटरी जनरल इनको अपॉइंट किया गया है। आपने याद रखना है कि इंडिया जो है वो पहली बार एससीओ की जो है वो चेयरमैनशिप लेगा, मतलब प्रेसिडेंटशिप लेगा। कब, 2022-23 में। हम 2 साल क्यों लिखते हैं इसमें, क्योंकि जनरली दिसंबर के महीने में स्टार्ट होती है, तो दिसंबर 2022 से लेके नवंबर 2023 तक जो है वो इंडिया मेंबर रहेगा, प्रेसिडेंट रहेगा किसका, एससीओ का। मेंबर नहीं, प्रेसिडेंट रहेगा एससीओ का। तो इसका मतलब अभी प्रेसिडेंट कौन है, तजिकिस्तान के बाद जो है वो अभी मेंबर जो है वो मतलब प्रेसिडेंट कौन बना है, उज्बेकिस्तान। मतलब 2021-22 के लिए जो प्रेसिडेंटशिप है वो किसके पास है, उज्बेकिस्तान। 2022-23 के लिए जो है वो इंडिया के पास है। तो 2022 की मीटिंग जो है वो उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा, 2023 की मीटिंग जो है वो एससीओ की इंडिया होस्ट करेगा। और ऐसा पहली बार होगा कि इंडिया एससीओ की मेंबरशिप में प्रेसिडेंटशिप जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। और एससीओ के बारे में याद रखना है, एससीओ की स्थापना जो है वो 2001 में आप कह सकते हो कि फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी गई थी, लेकिन अदरवाइज स्थापना जो है वो 2003 में की गई। टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है, 8 हैं, जिसमें उज्बेकिस्तान, इंडिया तो आपको क्लियर हो गया, तजिकिस्तान भी क्लियर हो गया, 3 कंट्री तो क्लियर है। फिर रशिया हो गया, चाइना हो गया इसके अंदर, पाकिस्तान हो गया, और एक हमारे पास किर्गिस्तान हो गया, और एक हमारे पास कजाकिस्तान हो गया। तो ये कंट्रीज आपने याद रखनी है। 6 कंट्रीज स्टार्टिंग में थी, 2 कंट्रीज बाद में ऐड की गई हैं। कौन कौन सी, इंडिया बाद में ऐड हुआ है दोस्तों, और एक पाकिस्तान बाद में ऐड हुआ है। 2017 में जो है वो दोनों ऐड किए गए। अभी ईरान की भी नोटिफिकेशन कर दी गई है कि ईरान भी जो है वो मेंबर बनेगा किसका, एससीओ का, लेकिन अभी उसको 2 साल लगेंगे पूरा मेंबर बनने के लिए। अभी भी ऑब्जर्वर के अंदर है, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान बने थे 2016 में अनाउंसमेंट हुई थी, तो 2017 में बने मेंबर। तो इसका मतलब अभी अनाउंसमेंट 2021 में हुई है, तो 2023 तक जाके जो है वो क्या बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। तो याद रखनी है ये सारी चीजें। और ऑब्जर्वर स्टेटस 4 कंट्रीज के पास है। ऑब्जर्वर स्टेटस जो है जिसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अफगानिस्तान है, ईरान है, इसमें मंगोलिया है, और आप कह सकते हो साथ में बेलारूस है। तो ये कंट्री जो है वो अभी ऑब्जर्वर स्टेटस में है। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो, 2 और बहुत फेमस है, लाइक नाओमी कवास का देख रहे हो, इनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। गुडविल एम्बेसडर, किसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों, यूनेस्को का। किस काम के लिए, कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। और लैफ शशोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिसेंटली बने हैं नए जर्मन चांसलर। क्या बने हैं, नए जर्मन चांसलर। इससे पहले कौन थी, एंजेला मार्कल थी, लेकिन अब कौन बन गया है, ओलाफ शशोल्स बन गए हैं। इस चीज को आपने याद रखना है। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी स्लाइड जो है वो बन चुकी है, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक नया ओपन रॉक म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, हैदराबाद में। अगर एग्जामिनर आपको स्टेट पूछ रहा है तो आपने तेलंगाना आंसर लगा देना है, लेकिन अगर आपको पूछा गया जगह तो आंसर क्या आएगा, हैदराबाद आएगा। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपको पता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेज हैं, और इन्होंने पहला रॉक म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट किया। हैदराबाद में कहाँ पे कैंपस है, सीएसआईआर का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च सेंटर, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। इस रॉक म्यूजियम के अंदर जो है वो 35 अलग अलग तरह की जो पत्थर हैं, रॉक्स हैं, उनको दर्शाया गया, जो कि बहुत ही पुरानी है। 3.3 बिलियन साल से लेके 55 मिलियन ईयर्स पुरानी जो रॉक्स हैं वो प्रदर्शित करती हैं पूरे अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, और बताती हैं किस तरह से ये रॉक्स जो है वो डेवलप हुई हैं। तो इसका मतलब इससे एजुकेशन तो मिलेगी, साथ में ये आप कह सकते हो कि ऐसे फैक्ट भी बताएंगे जो लोगों को नहीं पता रॉक्स के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके इसमें वो भी रॉक्स शामिल हैं जो इंडिया के डीपेस्ट, या आप कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ के ऊपर से डीपेस्ट पार्ट से लिए गए हैं। इवन 175 किलोमीटर नीचे से जो है जो रॉक्स आई हैं सरफेस पे अर्थ के, तो उसको भी जो है वो दर्शाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और याद रखना है कहाँ पे खोला गया है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसको खोला गया है। अगला आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आगे बढ़ें, मैं आपके साथ पीओ कोर्स के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। 50 to 55 सेकंड लूंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन नहीं किया, अभी भी कर लें, आपकी परफॉर्मेंस जरूर इंप्रूव होगी। और किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो, मुझे 55 सेकंड का टाइम दो, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा और आप किस तरह से इसमें इनरोल हो सकते हो।
जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी IBPS PO एग्ज़ाम कोर्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। 25 डेज़ का ये प्रोग्राम हमने 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था। 14th ऑफ जैन को ये खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने का वैसे, लेकिन अगर काउंट करोगे तो ये 25 दिन का जो है प्रोग्राम बनेगा। क्यों 25 दिन का? क्योंकि इसमें मंडे टू फ्राइडे ही हम आपको क्विज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें सिर्फ क्विज होंगे जो कि आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाएंगे मंडे टू फ्राइडे। 70 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, मतलब क्वांट के होंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये क्विज होगा। आप इसको रोज अटेम्प्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आज का क्विज आज ही अटेम्प्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करें और अपना IBPS PO एग्जाम क्रैक करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट में पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज आर्टिफिशियल सन? चाइना के आर्टिफिशियल सन का नाम बताना है जिसने एक रिकॉर्ड हासिल किया है कॉन्टिन्यूस हाई टेम्परेचर प्लाज्मा ऑपरेशन के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर में वो सस्टेन कर गया, वो रह गया। और उस आर्टिफिशियल सन का नाम क्या है? ईस्ट। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंटली इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। और इसको ईस्ट को किस नाम से जाना जाता है? एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। और यही चाइना का आर्टिफिशियल सन है। तो इसका मतलब इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है जिसमें लॉन्गेस्ट टाइम तक जो है वो ये ऑपरेट करता रहा। कितने सेकंड तक? 1056 सेकंड्स तक। और कितना टेम्परेचर? 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है वो इसने कॉन्टिन्यूसली सस्टेन किया है। और ये ईस्ट जो है, ये एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा जो फिजिक्स है चाइना के अंदर, जिसको कहा जाता है चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज। और ये कहाँ पे है? हेफई के अंदर। हेफई कहाँ पे है? चाइना के अंदर। मेन गोल क्या है ईस्ट का? मेन है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नॉट फिजन। फ्यूजन जो आप कह सकते हो सूर्य में होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो वो दिखाना। और किस पदार्थ को यूज करके? ड्यूटीरियम को यूज करके, जो कि समुद्र के नीचे जो है वो पाया जाता है। तो उसको यूज करके जो है वो हम क्लीन एनर्जी का जो है वो यूज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ये ईस्ट जो है वो बना हुआ है। तो याद रखना आपने, सिंपल क्वेश्चन है, चाहे आप स्लाइड से ही इसको याद कर ले। अगला क्वेश्चन है, किसने 2021 की वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को जीता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर उज्बेकिस्तान के, जिनका नाम है नोदिरबेक आब्दुसतरोव। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और ये बने हैं वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप के लीडर। 2021 की प्रतियोगिता है ये। और इन्होंने किसको हराया है? यान नेपम को हराया है। याद रखोगे, यान नेपम कहाँ से बिलोंग करते हैं? रशिया से बिलोंग करते हैं। टाई ब्रेकर था दोनों के बीच में, लेकिन ये जीत गए नोदिरबेक। और मैग्नस कार्लसन जो 1 नंबर की पोजीशन पे थे, अब वो 1 नंबर की पोजीशन लूज कर चुके हैं। लेकिन मैग्नस कार्लसन एक बहुत बड़ा नाम है। 2020 की फिडे चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। फिडे मतलब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इन्होंने जीती है। और 2021 की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैग्नस कार्लसन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। और वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे हुई है? ये वर्षा पोलैंड के अंदर हुई है। और इसको जीता किसने? नोदिरबेक आदुस्त्रोव ने। उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और आपने एक बात और याद रखनी है कि ये जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं ये फिडे ऑर्गेनाइज करता है, मतलब मैं कह सकता हूँ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? लुसान के अंदर मिलेगा। लुसान कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज का नाम बताना है, जिसको हम ASW एक्सरसाइज भी कहते हैं, जिसमें इंडिया ने और 5 और कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। और उस एक्सरसाइज का नाम है सी ड्रैगन 22। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का मेन जो मकसद है वो इंडो पैसिफिक एरिया में सिक्योरिटी को बढ़ाना है। उसमें आप कह सकते हो लाइक हमने अलग अलग कंट्रीज के साथ टाई अप करना है ताकि हम चाइना की डोमिनेंस को कम कर सके। तो 5 और कंट्रीज के साथ एंटी सबमरीन एक्सरसाइज की है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको लीड करता है। तो US तो है ही है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें 4 कंट्रीज तो वही हैं जो किसका हिस्सा है? क्वाड ग्रुप का हिस्सा है। मतलब उसमें इंडिया है क्वाड ग्रुप में, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और US है। ये भी चाइना की डोमिनेंस को टैकल करने के लिए जो है वो किया गया है। तो अगर आप कह सकते हो कि ये 4 कंट्रीज अगर क्वाड एक्सरसाइज करती हैं तो उसको हम मालाबार एक्सरसाइज कहते हैं।
तो 4 कंट्रीज ऑलरेडी मालाबार कर रहे हैं, तो साउथ कोरिया और कनाडा को मिला के क्या बन गया, सी ड्रैगन 22। यूएस इस एक्सरसाइज को लीड करता है, जिसमें ट्रेनिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं इंडो पैसिफिक रीजन को इंप्रूव करने के लिए। 270 आवर्स का ये फ्लाइट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस देती है ये एक्सरसाइज, और इसमें एक ड्रैगन बेल्ट अवार्ड दिया जाता है जो सबसे अच्छा परफॉर्म करती है कंट्री। लास्ट टाइम रॉयल कैनेडियन एयर फोर्स ने सबसे अच्छे से परफॉर्म किया था। तो कितनी भी मिलिट्री फोर्सेस इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके बीच में एक इवेंट्स करवाए जाते हैं, और इवेंट्स में जो नंबर 1 पे आता है उसको देते हैं ड्रैगन बेल्ट अवार्ड, और 2021 में ये कैनेडियन एयरफोर्स को दिया गया था। तो याद रखना है, क्वाड ग्रुप के बारे में भी यहाँ पे याद रख सकते हो, और साथ ही साथ आपने यहाँ पे याद रखना है सी ड्रैगन 22। लेकिन बाकी जो आप एक्सरसाइजेस देख रहे हो, लाइक सूर्य किरण आप देख रहे हो, सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो किसके बीच में होती है, ये एक्सरसाइज है इंडिया और नेपाल के बीच में, याद रखोगे। समुद्र शक्ति नाम से पता लग रहा है, समुद्र मतलब नेवी की एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। एक है एक्यूवरीन, बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है, ये है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लेजेंड्स लीग क्रिकेट अपॉइंटेड whom as the ambassador to promote women's empowerment। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजेंड्स लीग क्रिकेट क्या होती है, पहले तो ये याद कर लें। लेजेंड्स लीग क्रिकेट दोस्तों वो लीग है जिसके अंदर रिटायर्ड क्रिकेटर्स, याद रखना है, रिटायर्ड क्रिकेटर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए जो है वो किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जुलान गोस्वामी को एम्बेसडर बनाया गया है। क्यों इसके अंदर अब वुमेन एम्पावरमेंट की जरूरत है, वुमेन पार्टिसिपेशन की जरूरत है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट में जितना भी आप कह सकते हो कि स्पोर्टिंग ऑफिशियल टीम होगी, या जितना भी मैच का ऑफिशियल स्टाफ होगा, लाइक रेफरीज होंगे, अंपायर्स होंगे, वो सारी की सारी वुमेन होंगी। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेंस क्रिकेट लीग के अंदर जितना भी स्टाफ होगा, जितनी भी टीम होगी ऑफिशियल, वो कौन सी होगी, वुमेन होगी। तो आप देख सकते हो इस जो लेजेंड्स लीग क्रिकेट है, उन्होंने पूरी तरह से वुमेन की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जुलान गोस्वामी को एम्बेसडर बनाया है। तो देख सकते हो आप, एलएलसी जो है वो ऑल वुमेन मैच ऑफिशियल टीम जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें रेफरीज, जिसमें अंपायर्स जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो वुमेन होंगे। और ये पहली बार हो रहा है कि सारी की सारी ऑल वुमेन ऑफिशियल टीम्स जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और पूरी की पूरी लीग जो है वो मेंस की होगी। और आपने एक बात और याद रख लेनी है इसके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2021 में अमिताभ बच्चन जो हैं वो अपॉइंट किए गए थे ब्रांड एम्बेसडर इस लीग के, ब्रांड एम्बेसडर। और इसके अंदर जो कमिश्नर ऑफ द लीग थे वो रवि शास्त्री थे, जो कि पुराने कोच हैं, आजकल तो राहुल द्रविड़ हैं, तो रवि शास्त्री जो पहले थे। और लीजेंड लीग क्रिकेट के बारे में याद रखें, ये इस साल जो है वो ओमान होस्ट कर रहा है, मतलब जो मैच है वो ओमान में होगा, और 20 जनवरी को ये स्टार्ट होने वाली है, 20 जनवरी को। लेकिन बाकी जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, ये भी रिसेंटली जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, जैसे एमसी मैरी कॉम को आप देख रहे हो। एमसी मैरी कॉम रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं किसकी, ट्राइफेड की, किसकी, ट्राइफेड की, ट्राइफेड आदि महोत्सव की, जो रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, ट्राइफेड आदि महोत्सव। पीवी सिंधु ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं डिज्नी बाइजू लर्निंग एप्लीकेशन, डिज्नी बाइजू लर्निंग एप्लीकेशन, इनके साथ नीरज चोपड़ा को भी बनाया गया उसको प्रमोट करने के लिए। समृति मंदाना, एक तो इक्विता स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बहुत बार बन चुकी हैं, और एक ये ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है गुवी एप्लीकेशन की। गुवी जो है आप कह सकते हो आईआईटी मद्रास का एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें वो स्टार्टअप्स को जो है वो गाइड करते हैं, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी समृति मंदाना बनाई गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेट और एलएनजी टर्मिनल मिलके जो है वो एक एमओयू साइन किया उन्होंने, ताकि एक एलएनजी टर्मिनल जो है वो स्टेट के अंदर भी बनाया जा सके, ताकि क्लीन एनर्जी सोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सके। लिक्विफाइड नेचुरल गैस के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये है कर्नाटका, और इन्होंने टाई अप किया एलएनजी टर्मिनल सिंगापुर के साथ, ताकि हम एक एलएनजी टर्मिनल जो है वो कर्नाटका के अंदर भी बना सके, और कर्नाटका में भी कहाँ पे बनाएंगे, बेंगलुरु में बनाएंगे। तो आप देख सकते हो ये टर्मिनल जो है वो डेवलप किया जाएगा। साथ में सहयोग कौन करेगा, न्यू बेंगलुरु पोर्ट ट्रस्ट, और इन्वेस्टमेंट टोटल कितनी होगी, 2250 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। और गवर्नमेंट का ये प्लान है बेसिकली फ्यूल सेक्टर को मजबूत करने का, क्लीन एनर्जी सोर्सेज को मजबूत करने का, कार्बन इमिशन को कम करने का, क्योंकि हमारा एक टारगेट है नेट जीरो कार्बन बाय 2070। तो ये टारगेट हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर हमने ये किया, जिसको हम COP26 भी कहते हैं, जो इस साल 2021 में जो वो किसने होस्ट की थी, ये होस्ट की थी ग्लासगो ने। ग्लासगो कहाँ पे दोस्तों, स्कॉटलैंड के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में। तो यहाँ पे हमने टारगेट सेट किया था नेट जीरो कार्बन बाय 2070। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
कौन सा पेमेंट बैंक है और पार्क प्लस एक कंपनी है जो कि कोलैबोरेट कर रहे हैं आपस में ताकि फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सोल्यूशन निकाल सकें। तो फास्टैग से ही जो है वो आपकी पार्किंग फीस जो है वो क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। और ये है हमारे पास एयरटेल पेमेंट बैंक। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप देख सकते हो एयरटेल बैंक और पार्क प्लस के बीच में पार्टनरशिप हुई है ताकि फास्टैग बेस्ड पार्किंग सोल्यूशन निकाल सके। तो इस पार्टनरशिप के अंदर होगा क्या कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो डिजिटाइज करेगा पार्किंग इकोसिस्टम को ताकि फास्टैग के थ्रू जो है वो व्हीकल्स की पेमेंट जो है वो की जा सके। और जो पार्क प्लस है हमारे पास, उनके पास पूरा का पूरा कंट्रोल्ड सिस्टम होगा जो कि 1500 सोसाइटीज के अंदर लगा हुआ है। पार्क प्लस यूज कर रहे हैं लोग, 30 मॉल्स हैं और 150 कॉर्पोरेट पार्क्स हैं जो पार्क प्लस के अंडर आते हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हो पार्क प्लस जो है वो फास्टैग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। उसमें फास्टैग प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्वायर किए जाएंगे, रिचार्ज किए जाएंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो क्या करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो ऐसे टॉप 5 इशूअर्स में से आता है पूरे इंडिया में जो कि फास्टैग इशू करते हैं। लेकिन सारी चीजें प्रोवाइड कौन करेगा, पार्क प्लस किसकी सहायता से, एयरटेल पेमेंट बैंक की सहायता से। और इसको वो लोग जो है वो परचेज भी कर सकते हैं थैंक्स एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि किसकी है, एयरटेल पेमेंट बैंक की। और रिसेंटली एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का स्टेटस जो है वो दिया गया है। अब वो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे 4 बैंक हो चुके हैं अब पेमेंट बैंक जिनको शेड्यूल बैंक का स्टेटस मिल चुका है। एक हमारे पास फिनो पेमेंट बैंक है, एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, एक हमारे पास जो है वो दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक है, और एक हमारे पास अब कौन सा हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक। याद रखना है। और एयरटेल पेमेंट के सीईओ और एमडी कौन है, अनुब्रता विश्वास। अनुब्रता विश्वास, याद रखोगे आप। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि वो त्रिनामोल या त्रिंकोमोल ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स को दोबारा से जो है वो रीडेवलप कर सकें, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पीरियड पे बहुत अच्छे से यूज किया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से। अब अगर आपको पता है कि ये त्रिंकोमाले कहाँ पे है तो आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं कि ये इंडिया और श्रीलंका का एग्रीमेंट है कि ये त्रिंकोमोले ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स को जो है दोबारा से रीडेवलप करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रहा है ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर, और श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड का जो त्रिंकोमोले ऑयल टैंक कॉम्प्लेक्स है, या आप इसको कह सकते हो त्रिंकोमोले ऑयल टैंक फार्म जो है, वो उसको 50 साल के लिए, ये याद रखना है कितने साल के लिए, 50 साल के लिए जो है वो लीज पे हम इसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो 85 टैंक्स जो 99 टैंक्स थे टोटल, उसमें से जो है वो ये श्रीलंका के पास है। प्रीवियसली जो है ये इंडिया के पास होते थे, लेकिन अब ये श्रीलंका के पास हैं। तो ये एग्रीमेंट सबसे पहली बार जो है वो 1987 में हो, तो उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट जे.आर. जयवर्धने के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। और आपको जान के शायद ये हैरानी होगी कि ब्रिटिशर ने ये 99 मतलब ये स्टोरेज टैंक्स जो है वो बनाए हुए थे, क्योंकि इनकी एक की कैपेसिटी 12,000 किलोलीटर की होती थी। और ये इसलिए बनाए गए थे ताकि रीफ्यूल किया जा सकता है, किसी शिप को करना है या कभी जरूरत पड़ सकती है तो रीफ्यूल किया जा सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपने याद रखना है कि अब दोबारा से जो है वो 99 टैंक्स को जो है वो डेवलप किया जा रहा है। 50 साल के लिए जो है ये त्रिंकोमोले में डेवलप किया जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका के बारे में खास तौर से याद रखें, रिसेंटली फूड इमरजेंसी अगर आपको पूछा जाए किस कंट्री में लगाई गई है, श्रीलंका के अंदर लगाई गई है, क्योंकि वहां पे पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फूड शॉर्टेज के कारण जो है वो खराब हो गई थी, क्योंकि सरकार ने एग्रोकेमिकल के ऊपर जो है वो लाइक इम्पोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है। तो अगर एग्रोकेमिकल्स नहीं होंगे तो फसल नहीं हो पाएगी, तो फूड इमरजेंसी जैसी सिचुएशन जो है वहां पे बन चुकी है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज भी हुई है दोस्तों, जिसका नाम है मित्र शक्ति। याद रखोगे, मित्र शक्ति 2021। तो वो एक्सरसाइज भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिसेंटली की गई है, तो इस चीज को भी आपने याद रखना है। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, गोताबाया राजपक्षा, ये याद रखेंगे। कैपिटल जो है वो कोलंबो है दोस्तों, कोलंबो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, याद रखेंगे लेजिस्लेटिव कैपिटल। और श्री जयवर्धने पूरे कोटे, ये हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। और करेंसी श्रीलंकन रूपी है। याद रखनी है सारी की सारी चीजें जितने भी मैंने बताई हैं। कौन सी स्टेट ने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है, लोसूंग या नामसूंग फेस्टिवल। कुछ कम्युनिटी जो स्टेट की है वो लोसूंग के नाम से जानती है उसको, और कुछ नामसूंग के नाम से, और ये है सिक्किम दोस्तों। याद रखना है, क्वेश्चन को चाहे स्लाइड से याद करने, इतना ही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और ये सिक्किम मनाता है 18वें दिन, 18th डे मनाया जाता है, और 10th मंथ मनाया जाता है। लेकिन कौन से कैलेंडर का, ये है तिब्बतियन ल्यूनर कैलेंडर। और ये जो है वो हार्वेस्ट सीजन के तौर पे जो है वो शुरुआत की जाती है इसकी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम ने लुसोंग या नामसूंग फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया।
ये 5 से 7 दिन जो है वो मनाया जाता है। बेसिकली जो लोसूंग फेस्टिवल है वो सोनम लोसूंग के नाम से जो है वो मनाया जाता है और सिक्किमिस बूटिया कम्युनिटी जो है वो उसको मनाती है, लेकिन नामसूंग नाम से इसको लेपचा कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट करती है। लेकिन इंडिया के बिना ये नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है, जो कि सिक्किम के साथ बाउंड्री भी शेयर करने हैं। लेकिन आपने ये भी याद रखना है कि ये फेस्टिवल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सिक्किम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ब्लैक हैट डांस और छम डांस जो है वो किया जाता है। अगर आपको पूछें टोटल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कितनी है तो आप कितनी कहोगे? 8 हैं। कितनी है? 8। एम क्यूब ए स्क्वायर एन टी एस से याद रखोगे। मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है दोस्तों, एक असम है हमारे पास, एक अरुणाचल प्रदेश है, एन से नागालैंड है, टी से त्रिपुरा, एस से सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिक्किम के बारे में खास तौर से याद रखेंगे, सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रेम सिंह तमांग जी हैं, प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नई लिक्विडिटी कवरेज रेशो जो है वो कितनी कर दी है आरबीआई ने? जो डिपॉजिट्स उनके पास आए हैं बैंक्स के पास, कहां से? नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेस कस्टमर से। तो वो लिक्विडिटी कवरेज रेशो, चाहे बैंकिंग के स्टूडेंट जितना क्वेश्चन है उतना ही याद कर लें। पहले कितनी होती थी? 5 करोड़, लेकिन अब कितनी हो गई है? 7.5 करोड़। तो आंसर क्या हो गया है? डी हो गया है। तो याद रखना है आरबीआई ने रिसेंटली थ्रेशोल्ड लिमिट जो है बैंक्स ने जो मेंटेन रखनी होती है अपने पास, जिसको हम एलसीआर रेशो कहते हैं, जो भी डिपॉजिट्स उनके पास आए हैं या एक्सटेंशन ऑफ फंड्स उनके पास आए हैं, कहां से? नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेस कस्टमर से। वो पहले 5 करोड़ थी, लेकिन अब बढ़ा के कितनी कर दिया? 7.5 करोड़। और ये जो है वो बेसल 3 जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग किया गया है, लेकिन ये सारे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर अप्लाई होंगी। किनको छोड़ के? रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, लोकल एरिया बैंक्स के ऊपर नहीं होगा, और पेमेंट्स बैंक के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। और जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर वो 7.5 करोड़ या उससे ज़्यादा नॉन फाइनेंशियल स्मॉल बिजनेस कस्टमर से एक्सटेंशन ऑफ फंड्स या डिपॉजिट जो हैं वो लेते हैं, उन्होंने अपने पास ही इसको मेंटेन करके रखना होता है। ये बेसल 3 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आरबीआई ने जो है वो रूल्स स्ट्रिक्ट किए हैं थोड़े से, मतलब जो नेट स्टेबल फंडिंग रेशो होती है उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना आपने, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है चाहे उतना ही याद कर लें। अगला आते हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक डिफेंस ट्रीटी साइन किया ताकि चाइना को टैकल किया जा सके, चाइना को रोका जा सके किसी हद तक। और इस ट्रीटी का नाम क्या है? रेसिप्रोकल असेस एग्रीमेंट। याद रखेंगे इस ट्रीटी को किस नाम से जाना गया? आरएए के नाम से जो है वो जाना जाता है। और ये चाइना का जो एक्सपैंड कर रहा है, चाइना मिलिट्री लेवल पे जानबूझ के और लोगों को तंग कर रहा है, उसको जो है वो हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। और ट्रीटी साइन की गई है, जो जापान के आप प्राइम मिनिस्टर देख रहे हो यहाँ पे स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ पे आप जोशीहिडे सुगा देख रहे हो। तो दोनों को जो है वो यहाँ पे क्या किया गया? फ्यूमियो किशिडा, जोशीहिडे सुगा नहीं, फ्यूमियो किशिडा। तो दोनों के बीच में ये टाई अप हुआ, टोक्यो के अंदर जो है वो ये टाई अप किया गया। लेकिन आपने दोस्तों एक बात और याद रखनी है इसके अंदर कि ये जो आरएए है ये दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये सेकंड डील है जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आफ्टर द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्योंकि वो क्वाड का भी एक हिस्सा है। क्वाड में आज ही बात कर चुका हूं, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि चाइना की डोमिनेंस को टैकल करने के लिए बनाया गया और इंडो पैसिफिक एरिया को आप कह सकते हो ठीक करने के लिए बनाया गया। और इसकी शुरुआत भी टोक्यो ने ही की थी, मतलब इसकी शुरुआत जब उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे 2007 के अंदर, तब इसकी शुरुआत की गई थी। और आपने एक ग्रुप और याद रखना है जो कि फिर से इंडो पैसिफिक एरिया की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया, और वो कौन सा है? यूकस। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया तीनों के बीच जो है वो एक टाई अप है, जिसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस को मजबूत किया जाएगा इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर। खास करके ऑस्ट्रेलिया जो है, क्योंकि यूके के पास भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हैं, यूएस के पास भी हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ से लेगा? यूएस से इसको बाय करेगा या उसको बनाएगा। तो इसलिए याद रखना है ये भी रिसेंटली एक ग्रुप जो है वो सितंबर 2021 में ही बनाया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि कैबिनेट अप्रूवल्स हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार रीड जरूर कर लें कि इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, कि दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में सहयोग करेंगी, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगी, लोगों को और ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, और दोनों कंट्रीज आपस में कुछ एक्सरसाइज करेंगी ताकि डिजास्टर को मैनेज किया जा सके किसी भी तरह से। तो कोई भी इमरजेंसी, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो हम आपस में जो है वो क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू डिजास्टर मैनेज के लिए काम करेंगे। और तुर्कमेनिस्तान के बारे में याद रख लेना, इसकी कैपिटल जो है वो अशगाबत है, अशगाबत। और साथ ही साथ याद रखना है कि इसकी जो करेंसी है वो तुर्कमेनिस्तानी मनत है। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने अप्रूव किया इंडिया और स्पेन के बीच में कॉपरेशन
कस्टम मैटर्स को लेके, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में कस्टम अथॉरिटीज़ हैं वो आपस में इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे, ताकि बेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो हम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ कर सकें और किसी भी तरह की प्रिवेंशन जो है वो की जा सके। मतलब आप कह सकते हो कोई भी इलीगल मैटर को रोका जा सके वहाँ पे। और स्पेन के बारे में याद रखना है, कैपिटल जो है वो मैड्रिड है और यहाँ की करेंसी जो है वो यूरो है। ऐसी एक एग्रीमेंट और हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में, महाकाली रिवर के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है उसके ऊपर। तो ये उत्तराखंड के लोगों को और नेपाल के लोगों को जो है सहायता प्रदान करेगा और ये ब्रिज 3 साल के अंदर बनाया जाएगा। और नेपाल के बारे में आपको पता है, कैपिटल जो है वो काठमांडू है और करेंसी जो है नेपलिस रुपी है। तो इसको जस्ट एक बार रीड कर लें, याद रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कौन सी कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम का जो सेकंड फेज है वो लागू किया जा सके, ताकि लोगों को पासपोर्ट बनाने के लिए जो है वो लाइक ई गवर्नेंस के थ्रू जो है वो उनको पासपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। और ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, क्योंकि फर्स्ट फेज जो था उसमें भी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने ये सर्विसेज प्रोवाइड की थी, जो 10 साल के लिए पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट को चला रहा था। अब सेकंड फेज में भी टीसीएस ही चलाएगा उसको, लेकिन नई फैसिलिटीज जो है वो उसमें दी जाएंगी, नई तरह का सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा, नए सोल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। उसमें आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी होगी, या आप कह सकते हो उसमें मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ों का यूज़ करके नई तरह की फैसिलिटीज जो है वो लोगों को दी जाएंगी। तो याद रखना है, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम जो है वो टीसीएस जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करेगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो कि है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, मारिया एलिसा क्विंटर्स इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिलियन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। क्योंकि चिले के अंदर आपको पता है जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वहाँ पे नए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात चल रही है, तो उसकी प्रेसिडेंट जो है वो मारिया एलिसा बनाई गई है। और चिले के बारे में याद रखोगे, इसकी कैपिटल जो है वो सेंटियागो है, सेंटियागो, और इसकी करेंसी जो है वो पैसो है। जस्ट रीड कर लें इस लाइन को। चाइनीज का जो आर्टिफिशियल सन है, जिसका हमने नाम दिया था ईस्ट, उसने एक रिकॉर्ड सेट किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड, की ज़्यादा लंबे समय तक हाई टेम्परेचर को झेलने वाला आर्टिफिशियल सन बन गया है। नेक्स्ट, इंडिया का जो टीएस तिरुमूर्ति हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी को जो है वो लीड करेंगे वो, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। 2022 में इंडिया का टाइम पीरियड खत्म होगा 31 दिसंबर को, तो इंडिया इस कमेटी को लीड करेगा। इसमें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं वो सारे के सारे इसका हिस्सा होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना है। आईआरडीए जो है वो कुछ हब बनाएगी, एक तो मोटर इंश्योरेंस के लिए, एक प्रॉपर्टी इंश्योरेंसेस के लिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आईआरडीए के बारे में याद रखें कि 1999 में इसको बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, हेडक्वार्टर जो है वो इसका हैदराबाद है, और इसके जो हेड हैं वो सुभाष चंद्र खुंतिया हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज ने 6 फूड ब्रांड्स को लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन आपने इनके यूनियन मिनिस्टर याद रख लेने हैं, कौन है, पुरुषोत्तम जी। और इनकी जो पुरुषोत्तम जी जो हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखेंगे कहाँ पे, हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ पे, बिहार के अंदर। नेक्स्ट, 75th BIS फाउंडेशन डे 6 जनवरी 2022 को बनाया गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये 75th इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो 6 जनवरी 1947 देश आज़ाद होने के बाद जो है वो बेसिकली आप कह सकते हो देश आज़ाद होने से पहले ही जो है इसको बना दिया गया था। तो ये 75th ईयर ऑफ फाउंडेशन जो है वो बना रहे हैं, ताकि इंडिया में जो स्टैंडर्ड है वो चीज़ों के सेट किए जा सकें, तो उसके लिए जो इसका निर्माण किया गया था। तो जस्ट इसको एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 7 जनवरी 2022 का क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च द एटीएम, फर्स्ट टॉकिंग एटीएम, बोलने वाला एटीएम लॉन्च किया था, ताकि जो देख नहीं सकते, जो लाइक बोल नहीं सकते, तो वो बेसिकली जो है वो यहाँ पे, या जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, तो उनके लिए जो है वो ज़रूरी है कि वो सुन के जो है वो एटीएम को चला सकते हैं। और ये यूनियन बैंक ने दोस्तों इसकी शुरुआत की थी, याद रखना है 2012 में इसकी शुरुआत यूनियन बैंक की तरफ से की गई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, मिनिमम अमाउंट आरटीजीएस के थ्रू, रियल टाइम ग्रॉस सिस्टम के थ्रू जो ट्रांसफर की जा सकती है वो कितनी है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप को और इस बेल बटन को आप प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलती रहे। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर आगे बूस्ट करेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना आपने, और बहुत ज़्यादा लाइफ को सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहेंगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है।
लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो, और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है, डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी, जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे, और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है।